नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद आतिफ में आपका स्वागत है। और हम चर्चा करने जा रहे हैं बाल विकास शिक्षण शास्त्र पर। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, विकास की किस अवस्था को गैंगेज कहा जाता है। ये बहुत काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विकास की किस अवस्था को गैंगेज कहा जाता है? बाल्यावस्था, पूर्णावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था। तो गैंगेज से मतलब ये है कि बालक कब समूह में रहना पसंद करने लगता है ना। गैंगेज का मतलब ये है। किशोरावस्था को गैंगेज कहा जाता है। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, किशोर अवस्था को गैंगेज कहा जाता है। इस अवस्था में किसी समूह का सदस्य होते हुए भी किशोर केवल एक या दो बालकों से घनिष्ठ संबंध रखता है जो उसके परम मित्र होते हैं, ठीक ना। और जिसमें वह अपनी समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत करता है। ये अवस्था जो है ये गैंगेज की अवस्था कहलाती है, ठीक ना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखें, आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये लास्ट में जो है ना ये नहीं है को आप इंगित करें। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन पढ़ने में अपन जल्दबाजी में ये नहीं है नहीं पकड़ पाते हैं ना, इस पर ध्यान देंगे। मित्र मंडली किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है, इस पर ध्यान है। मित्र मंडली, ठीक है, व्यक्तिगत कारक नहीं है। स्वास्थ्य, संवेग या बुद्धि, व्यक्तिगत कारक मतलब जो उसको खुद में हो, मतलब उस बच्चे के अंदर या उस व्यक्ति के अंदर खुद होना चाहिए, है ना। तो स्वास्थ्य होगा ख़राब होगा तो व्यक्ति के अंदर वो खुद बीमार पड़ जाएगा ना। संवेग उसके अंदर रहेंगे, बुद्धि भी उसके अंदर रहेगी, है ना। व्यक्ति कारक नहीं है बोला तो मित्र मंडली जो है ना ये इसका व्यक्तिगत कारक नहीं कहलाएगा। मित्र मंडली समझ पा रहे हैं यहाँ, व्यक्तिगत मतलब उससे जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित है ना। मित्र मंडली तो बाहर के दोस्त जुड़ते हैं उससे ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का वह प्रमुख नियम है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। सामाजिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेग विकास से संबंधित नियम। तो बताइए कौन सा है इसमें से। इसका जो सही ऑप्शन कहलाएगा, इसमें से ये अनियमित विकास का नियम, ये शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम है अनियमित विकास का नियम, ये इसका सही ऑप्शन है। ये क्यों है? क्योंकि अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति कैसी होती है, धीमी होती है तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं और बाल्यावस्था में गति कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होता है। पुनः किशोरावस्था में विकास फिर तीव्र गति से होता है, एकदम से उसमें विकास होता है बालक में। और शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर। ये भी क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर विकास के सिद्धांत के अनुसार होता है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही ऑप्शन है अनियमित विकास का नियम। चौथा क्वेश्चन है, विद्यार्थी के अच्छे मानसिक विकास को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण मानसिक विकास को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो विद्यार्थी को इसमें जो है शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, पाठ्यक्रम को दोहराना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, रुचियों से भिन्नता का ध्यान रखना। तो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है बोल रहा है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन होगा ये पाठ्यक्रम को दोहराना, ये मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है ना। तो इसमें क्या, इसको अपन डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है कि विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शैक्षिक गतिविधियाँ मतलब खेल, कला, शिल्प, संगीत आदि का प्रावधान होना चाहिए ना। और अभिभावक की स्वतंत्रता देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना एवं रुचियों की भिन्नता का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है उसमें, है ना। ये अभिभावक वाला ये भी आवश्यक होना चाहिए उसमें। और इससे विद्यार्थी में स्फूर्ति क्या होती है, बनी रहती है तथा उसकी रुचि, ये रुचि वाला को ये जो ऑप्शन है, उसकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार अधिकतम स्तर तक विकास होता है, जबकि पाठ्यक्रम को दोहराने के स्तर को बढ़ाने में सहायक है। क्या है, जबकि पाठ्यक्रम को दोहराना जानकारी के स्तर को बढ़ाने में सहायक है, ठीक है, उसके मानसिक स्तर को बढ़ाने में नहीं। समझ में आ रही बात। इसका सही ऑप्शन है दूसरा वाला, पाठ्यक्रम को दोहराने वाला ये नहीं होगा। इसके बाद है वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से किस प्रकार के अनुसार होता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की बुद्धि पर प्रभाव निम्न में से किस के अनुसार होता है। वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है,
वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम वातावरण को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित दोनों करते हैं मतलब। और वंशानुक्रम गुणित वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, मतलब गुणात्मक रूप से प्रभावित करता है, और ये यहाँ पे जो योग के रूप में प्रभावित करता है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका डी वाला ऑप्शन सही है कि वंशानुक्रम का वातावरण से संबंध व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। किसके अनुसार? वंशानुक्रम गुणित वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, वंशानुक्रम गुणित वातावरण का तात्पर्य वंशानुक्रम एवं वातावरण के मध्य अंतर क्रिया है। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतर क्रिया से ही निर्धारित किया जाता है। इसका आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या है? समाजीकरण है। समाजीकरण क्या है? ठीक है, समाजीकरण क्या है? समाजीकरण क्या है? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। समाजीकरण मतलब हम किसी भी चीज़ में ढल जा रहे हैं, समाजीकरण हो जा रहा है। यदि हमने मान के चलो, यदि हम कोई कुत्ता पाले हैं, वो पहले जंगली रहता है, उसको हम घर में ला के रखते हैं, तो वो उस घर के वातावरण में उसमें ढल जाने वाला हो जाएगा ना। उसको जैसा बोलेंगे वैसा वो करता है। कुत्ता जो होता है पालतू जानवर है ना। तो समाज, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, मतलब उनके समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन हो जाना चाहिए। ये है, ये इसका सही ऑप्शन कहलाएगा। ठीक ना। व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही समाजीकरण है। अर्थात समाजीकरण वह प्रविधि है जिसके द्वारा क्या होता है? जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित, मतलब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक भेजा जाता है। इसके माध्यम से मानव अपने समुदाय एवं समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों, लोकाचार आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव को सामाजिक संस्कृति संसार से परिचय कराया जाता है। ये इसके समाजीकरण के संदर्भ में कहलाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन पे देखते हैं अपन क्या है इसमें। थर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया गया है? थर्नडाइक का सिद्धांत इसमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? ठीक है, तो थर्नडाइक का सिद्धांत जो है इसका व्यवहारिकता सिद्धांत कहलाता है। ये व्यवहारिकता का सिद्धांत, थर्नडाइक एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना। अतः इसके सिद्धांत को व्यवहारिकता का सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। थर्नडाइक के सिद्धांत को इसके अंतर्गत व्यवहारिकता के सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। इसका आपको ध्यान रखना है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय क्या अभिप्राय है? किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र, धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करना, ठीक ना। उसके बाद समान शिक्षा पाने के बाद समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके, बिना किसी भेदभाव के समान पद्धतियों एवं सामग्रियों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सके, और ऐसी शिक्षा प्राप्त करे जिसके लिए अनुकूलन हो तथा उसके भविष्य के कार्य में सहायक हो, ठीक ना। तो इसका सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन कहलाएगा। ये क्वेश्चन, ये डी वाला ऑप्शन सही कहलाएगा। ऐसी शिक्षा पाए जो उसके अनुकूलतम हो तथा उसके भविष्य के लिए सहायक होना चाहिए ना। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय होता है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएँ जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य में कार्य में क्या होनी चाहिए? सहायक होना चाहिए ना। पढ़ लिख के वो पढ़ा लिखा बस ना हो जाए, हाँ, वो अपने जीवन यापन भी कर सके। 9वां क्वेश्चन है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादक। ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सबसे बनना चाहिए। द्विखंड है ना, बुद्धि का द्विखंड किसने दिया था? बुद्धि का द्विखंड किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे? स्पीयरमैन थे, ठीक है। और तीसरी वाले भी स्पीयरमैन थे। तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने कब किया था? 1904 में किया था। 1904 में किया था। स्पीयरमैन का मानना था कि बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है। इनका मानना क्या था कि बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है। कौन कौन से कारक हैं? सामान्य योग्यता का कारक, ठीक है, जनरल फैक्टर से बनी है बुद्धि, और विशिष्ट योग्यता का कारक, ठीक है, स्पेसिफिक फैक्टर, है ना। तो इसको एक को जी फैक्टर बोल देते हैं, एक को एस फैक्टर बोल देते हैं। तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है, सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता, ठीक है ना। और इन्होंने 1904 में बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत दिया था।
इसके बाद इसका 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण बहिमुखी व्यक्तित्व का नहीं है? निम्न में से कौन सा लक्षण बहुमुखी व्यक्तित्व का नहीं है? ठीक है ना, इसमें से कौन सा लक्षण बहुमुखी व्यक्तित्व का नहीं है? मिलनसार, नेतृत्व शक्ति, आक्रामक स्वभाव और स्वप्न देखने वाला। इसमें ध्यान रखना नहीं है आ रहा है ना। तो मिलनसार होना चाहिए बहुमुखी व्यक्ति को, नेतृत्व शक्ति भी उसकी होना चाहिए और आक्रामक स्वभाव भी होना चाहिए। लेकिन स्वप्न देखने वाला इसका ये सही ऑप्शन नहीं कहलाएगा ना। ये ऑप्शन है डी वाला जो इसमें आएगा, जो स्वप्न देखने वाला है। ठीक है ना। तो बहुमुखी व्यक्ति के लक्षण क्या क्या होते हैं ये भी हम समझ लेते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं। सबसे पहला तो बहुमुखी व्यक्ति के लिए क्या है कि उसको मिलनसार होना चाहिए। दूसरा क्या है कि उसमें नेतृत्व की शक्ति होना चाहिए। तीसरा उसका कारक क्या है कि आक्रामक स्वभाव का होना चाहिए। और चौथा कारक जो है उसके बहुमुखी व्यक्तित्व का है अभिव्यक्ति की क्षमता आदि। जबकि इसमें अभिव्यक्ति की क्षमता मतलब उसमें बोलने की क्षमता होना चाहिए ना, ये होता है बहुमुखी व्यक्तित्व। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया है। गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन पर पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन मतलब अपसारी और अभिसारी और अपसारी। ठीक है ना। अपसारी चिंतन से मतलब है कि गिलफोर्ड, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अपसारी चिंतन के बारे में भी चर्चा करते हैं। इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा आएगा पहले। इसका सही ऑप्शन आने वाला है बी, सृजनात्मकता। ठीक है ना। जिसका सही ऑप्शन गिलफोर्ड में अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके लिए? सृजनात्मकता। किसके लिए किया है? सृजनात्मकता के लिए किया है। गिलफोर्ड ने बुद्धि की सृजनात्मकता सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उन्होंने बुद्धि का त्रिविमीय रूप प्रस्तुत किया है। और गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन को गैर परंपरागत चिंतन कहा है। अपसारी चिंतन को क्या कहा है गिलफोर्ड ने? गैर परंपरागत चिंतन कहा गया है गिलफोर्ड के द्वारा। ठीक है ना। कहा जो नवीन ढंग से सोचने तथा सृजनशीलता को इंगित करता है। ये इन्होंने अपसारी चिंतन का मतलब उनका है गैर परंपरागत चिंतन से है और नवीन ढंग से सोचने और सृजनशीलता को इंगित करता है। 12वां क्वेश्चन है राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? वैश्विक प्रवृत्तियों को दर्शाता है या प्रयोजनात्मक उपगम को दर्शाता है, प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है और लैंगिक पूर्वग्रह को दर्शाता है? बताइए इसमें क्या आएगा ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपसे आना चाहिए। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय में लड़कियों को वरीयता दिया है ना। तो इसमें क्या आ गया? इसमें लैंगिक आ गया है ना। लड़कों को ना देकर उन्हें लड़कियों को दिया। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लैंगिक। इसका सही ऑप्शन होने वाला है लैंगिक पूर्वग्रह। ठीक है ना। इसमें सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? लैंगिक पूर्वग्रह। ऐसा क्यों किया गया है? इसके अनुसार ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जब किसी संस्था या कक्षा के लिंग के आधार पर किसी वर्ग का वरीयता दी जाती है उसको लैंगिक पूर्वग्रह के नाम से जाना जाता है ना। भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है। भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना है। विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके गरीब पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को अपेक्षा को परिमार्जित करके उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सभी विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करवा के और अधिगमकर्ता को अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार योजना द्वारा। 13वां का क्वेश्चन क्या होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन कहलाएगा ये ए वाला, विभिन्न अधिगमकर्ताओं की सहायता से। और विभिन्न पृष्ठभूमि के है ना बच्चे हैं तो उनको वहीं से जुड़ी हुई पृष्ठभूमि वाले अध्यापक ही समझा पाएंगे। तो विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके अपन इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं? प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम प्रोत्साहन करने के लिए उनकी आवश्यकताओं, रुचियों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित मुद्दे, तो उसकी भाषा, उसके पूर्व अनुभवों आदि को पाठचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करना चाहिए। ये सब चीज़ इसमें आएंगे। ठीक है ना। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं। विद्यार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में लाई जाने विधियाँ कौन कौन सी? परिणात्मक एवं निरीक्षण विधि, परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि, गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए बी वाला, परिणात्मक एवं गुणात्मक। ये हमारे लिए कहलाएगा। विद्यार्थी की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग की जाने वाली विधि है परिणात्मक एवं गुणात्मक। ठीक है।
परिमाणात्मक एवं गुणात्मक। विद्यार्थी की उपलब्धि का मूल्यांकन कई विधियों के द्वारा किया जाता है। इनमें परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि का प्रयोग मूल्यांकन करने के लिए प्रयोगशाला में किया जाता है। 15वां क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्नों के लिए निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? निबंधात्मक प्रश्नों के लिए ध्यान रखना है। न्यूटन की गति के नियम को चर्चा करके, न्यूटन की गति के तीन नियम पर चर्चा करके, न्यूटन गति के नियम क्या है इस पर चर्चा करके, न्यूटन गति के नियम पर एक लेख लिखकर। तो निबंधात्मक में अब न्यूटन गति की चर्चा करेंगे तो वो केवल नियमों पर चर्चा करेगा ना, और तीसरे नियम की चर्चा करेंगे तो केवल तीसरे नियम बस पर चर्चा करेगा। गति के नियम मतलब वो तीनों नियम पर चर्चा करेगा। लेकिन यदि हम बोलेंगे न्यूटन गति के नियम पर एक लेख लिखिए, तो इस लेख में क्या होगा, वो नियम तो लिखेंगे, न्यूटन के बारे में भी बताएंगे, पूरा निबंध तैयार किया जाएगा। तो हमको निबंध तैयार करना चाहिए ना 15वां क्वेश्चन में। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्य संस्था NIVH स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है ये बताने जाना है। ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्य संस्था NIVH उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हमारा उत्तराखंड में है ये। और ये कहाँ पर? उत्तराखंड के किस स्थान पर? देहरादून में। समझ में आ रही बात? ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून। ध्यान रखना इसमें उत्तराखंड भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड भी ध्यान रखना आपको। 17वां क्वेश्चन, अधिगम नियोग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? प्रक्रमण है ना, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा में कम समझ, प्रायः अधिक सक्रिय व्यवहार, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, कम मानसिक सक्रियता। इसके लिए सही कहलाएगा हमारे लिए, इसमें कहलाएगा सही ऑप्शन कहलाने वाला है अधिगम नियोग्य बालकों में प्रक्रमण संबंधी में से। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए वाला, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ होती है, बालकों कमी पाई जाती है ना। अधिगम नियोग्यता वाले बालकों को प्रक्रमण में जो कमी पाई जाती है वो ये है, संख्या संबंधी सूचनाओं को याद करने में एवं समय एवं दिशा में कम समझ में। ठीक है, इसके बाद 18वां क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर एवं गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन दिया है किसने? प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन किसने दिया है? टर्मन एवं ओडन द्वारा, कैरल एवं मार्टिन्स द्वारा, RW टेलर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है RW टेलर द्वारा ये दिया गया। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर एवं गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। उत्पादन की मात्रा, दर एवं गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, ये दिया है W टेलर द्वारा। ठीक है, RW टेलर द्वारा। इसका 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19 में क्या, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्य कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, उपचारात्मक कार्य की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, छात्रों की कठिनाइयों की विशिष्ट प्रकृति को जानना। इनमें से कौन सा कहलाएगा? तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। निदानात्मक, जब हम कठिनाई का पता लगा लेंगे तभी तो हमको उसका हमको दूर कर पाएंगे। तो उसका उद्देश्य जो होता है निदानात्मक का, उसकी समस्याओं को दूर करना कहलाता है। तो अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, ये इसका मुख्य होता है कारण। ठीक है ना। 20वां देखते हैं, छात्रों में चोरी करने की आदत को आपको कैसे दूर किया जा सकता है? छात्रों में बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, मतलब प्रताड़ना देकर, सजा देकर। इसका सही ऑप्शन है उदाहरण देकर। इसका सही ऑप्शन होगा उदाहरण देकर। यदि हम बालकों को चोरी करने के घाटा अपन बताएंगे उसको कि चोरी करने से क्या क्या घाटा है, क्या क्या नुकसान आपका हो सकता है ना, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। छात्रों को चोरी की आदत को दूर करने के लिए अध्यापक को सबसे पहले विभिन्न उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए
तथा उसके बारे में परिणामों से अवगत कराना चाहिए कि चोरी करने पर हमको क्या होगा, क्या सज़ा मिलने वाली है। तत्पश्चात अवस्था पड़ने पर, है ना, तब अगर हम इस प्रकार के उदाहरण देंगे, उसके बाद हमको आवश्यकता पड़ने पर नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है, उसके बाद हमको नकारात्मक पुनर्बलन हम उसमें दे सकते हैं एवं दंड का उपयोग भी करना चाहिए ना, ये सब हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, उदाहरण देंगे कि चोरी करने से क्या नुकसान है। आगे है, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया, ठीक है, 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करने नहीं आता, भाग के लंबे सवाल करना नहीं आता। कई बार के निराशाजनक अनुभव से असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। क्या है? असफलता को लेकर चिंता, असफलता, भाग्य, नाशा, लंबे भाग के सवाल या लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। तो क्या है इसका सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन कहलाएगा इसका बी वाला, असफलता, असफलता और भागनाशा, ठीक है, असफलता से वो निराश हो जा रहा है, ठीक ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार अधिगम उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य, अधिगम उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य सार्थक संबंध का परिणाम होता है। राजेश जब लंबे समय के बाद समस्या को हल करने का प्रयास करता है तो उसे वह असफल होता है, क्योंकि समस्या और हल करने के मध्य संबंध टूट गया होता है, जिसके कारण उसमें असफलता का भाव उत्पन्न हो जाता है। ये इसका मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? उद्देश्य, अधिगम अनुभव एवं मूल्यांकन, छात्र अध्यापक या उद्देश्य, छात्र समाज व अधिगम के अनुभव और छात्र परीक्षा के परिणाम। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं। इसका सही ऑप्शन होना चाहिए 22 का ए वाला। मूल्यांकन प्रक्रिया के जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो उद्देश्य है। सबसे पहले हमारा उद्देश्य होता है मूल्यांकन हम करते हैं, इसके बारे में मूल्यांकन करना है। अधिगम अनुभव, ठीक है, बच्चा कितना उसके बारे में सीखा है, उस जब सीख जाता है तो उसके अनुभव को कितना उसने सीखा उसके बारे में पता लगाते हैं। तो फिर लास्ट में मूल्यांकन के उपकरणों, मतलब उसके बाद लास्ट में हम उसके मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है मुख्य जो प्रक्रिया 3 महत्वपूर्ण इसके बिंदु हैं, अधिगम, उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण। 23वां है समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम। समस्या के अचानक सिद्धांत की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम, समस्या के 23वां क्वेश्चन। तो इसका सही है सूझ का सिद्धांत। अचानक मान लो कोई समस्या हमारे सामने आ गई, हमने अचानक उसके बारे में सोचा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो वो सूझ के सिद्धांत के अंतर्गत आती है, ठीक ना। तो समस्या के अचानक समाधान की वकालत सूझ का सिद्धांत करता है। और इसमें गुडे ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि सूझ यथार्थ स्थिति का आकस्मिक, सूझ जो है वो यथार्थ स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। सूझ का सिद्धांत अधिगम का एक सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर एवं कोहका ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। सूझ के सिद्धांत अधिगम का एक सिद्धांत है जिसके प्रतिपादक कौन है? सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर और कोहका। कोहलर एवं कोहका है, ध्यान रखने हैं आप। कोहलर एवं कोहका है सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक। अब उसके बाद आप कक्षा का अवधान केंद्र कर सकते हैं। क्या कब कर सकते हैं? आप कक्षा का अवधान केंद्र कब कर सकते हैं? उच्च स्वर में बोलकर। अवधान केंद्र मतलब बालकों को अपनी ओर केंद्रित कर सकते हैं, करने से मतलब है उच्च स्वर में बोलकर, श्यामपट पर लिखकर, चित्र बनाकर या उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन ये है हमारे उद्दीपन परिवर्तन द्वारा, ठीक है। बच्चे जो सोच रहे हैं उसमें उसको परिवर्तन को उसको अपनी ओर आकर्षित करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? कक्षा का अवधान केंद्र करने के लिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उपयोग किया जाता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल से स्पष्ट करते हुए कहा जाता है कि छात्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार तथा ध्यान, ठीक है, व्यवहार से जानबूझ कर जो परिवर्तन लाता है उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। इसके अंतर्गत जो यथोचित शरीर संचालन, हाव भाव, ठीक है, भाव भंगिमा का प्रयोग, स्वरों में उतार चढ़ाव, भावों का केंद्रीकरण, ठीक है, आदि कौशल का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी पाठ को बहुत उसके
अट्रैक्शन के साथ, बहुत चिल्लाने के मतलब अग्रेशन के साथ, फिर कोमलता के साथ बढ़ाते हैं, तो उसमें बालक अपनी वो क्या हो जाता है, आकर्षित रहता है और उसको ध्यान से सुनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें है 25वां वाला जो क्वेश्चन है, बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका। बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का, दूरगामी मतलब उसकी सोच को बढ़ाने के लिए क्या है, पुरस्कार द्वारा उसे अभिप्रेरित करके अध्यापन हेतु सुविधा उपलब्ध कराना, वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग, ट्यूशन या उपचारात्मक। तो ये ट्यूशन वाला तो होगा नहीं, पहली बात तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों को दूरगामी उपलब्धि कराने के लिए वयस्कों द्वारा संवेगात्मक और सहयोग, मतलब तो ये दूरगामी के लिए ये वयस्कों द्वारा हो जाएगा। पुरस्कार से क्या होगा, है ना, वो अध्ययन हेतु सुविधा करा के दूरगामी सोच कब उपलब्ध होगी, वयस्कों द्वारा संवेगात्मक विकास। हमको ऐसी कहानी बताएं, कुछ ऐसी कुछ उसकी बातें बताएं जिससे कि उसके शब्द में क्या हो, वृद्धि हो, ना। तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि कराने के लिए आवश्यक है कि उसका समुचित संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक एवं व्यक्तिक विकास किया जाए। इसमें परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस, समुदाय आदि सभी की भूमिका भूमिका रहती है। 26वां क्वेश्चन है, विद्यालय बच्चों में निम्न अभिप्रेरण इसके कारण होता है। विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरण इसके कारण होता है। किसके कारण होता है, अध्यापकों की निम्न संप्रेषण द्वारा, पाठचर्या की कठिनाई स्तर पर, विद्यालयों की अनुशासनहीनता एवं प्रयासों की कमी के द्वारा, अभिभावकों द्वारा अध्यापन हेतु प्रेषित न करने के कारण। तो विद्यालय बच्चों में निम्न अभिप्रेरण किसके कारण, मतलब निम्न मतलब वो कम सीख पा रहा है ना, या निम्न सीखने में उसकी रुचि कम है, किसके कारण होती है। इसका सही आंसर है अध्यापक की निम्न संप्रेषण की। ये सही ऑप्शन इसका है, अध्यापक की निम्न संप्रेषण क्षमता। या अध्यापक जो है वो उसको सही से समझा नहीं पा रहा, इसके कारण उसमें क्या हो रही है, अभिप्रेरण की कमी, है ना। तो विद्यालय बच्चे में शिक्षक के प्रति रुचि नहीं होता है, ठीक है। तो विद्यालय में जो होता है शिक्षक के प्रति उसमें रुचि नहीं होती है, और ना ही वे अपनी औपचारिक बंधनों को स्वीकार करना चाहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, अध्यापक औपचारिक रूप से यंत्र शिक्षण करता है जो बच्चे और उसके लिए क्या होता है, नीरस होता है, मतलब अपनी एक पूरी 100% अध्यापक नहीं दे पाता है क्लास के अंदर, और कक्षा को अपने शैक्षिक व्यवसाय में निपुण होना चाहिए, ठीक है। तो अध्यापक को एक अपने शिक्षण व्यवसाय में निपुण होना चाहिए और विषय वस्तु को रोचक ढंग से छात्रों के पूर्ण अनुभवों से जोड़ते हुए प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि छात्र आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होकर अधिगम कर सके। 27वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपत्ति होना चाहिए, उसके उचित अधिकारों को संपर्क होना चाहिए, उसे उच्च अधिकारियों संपर्क होना चाहिए, उससे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त, और विद्यार्थियों के बीच की अच्छी प्रतिष्ठा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सी वाला सही आंसर होगा, उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, उसको कैसे हल किया जाएगा, ठीक है ना। 28वां क्वेश्चन, एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। अधिगम की कठिनाइयों को, उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण को, उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर है, एक अध्यापक को, एक छात्र के मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अति आवश्यक है। क्या, इस उपयोग सभी जानना आवश्यक है। अधिगम की कठिनाई क्या, उसमें कठिनाई क्या है उसको पढ़ने में, है ना। उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो मतलब जल्दी रूठ तो नहीं जाता है, जल्दी निराश नहीं हो जाता है, उसके घर का वातावरण कैसा है ये भी जानना जरूरी थी। ये उपयोग सही, इसका आंसर सही होगा। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है। अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, यह प्रेरणात्मक होती है, यह व्यवहार का आधार होती है, या अस्थायी होती है, या सीखी जाती है अभिवृत्ति। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा, तो ये उसका आंसर होता है, यह अस्थायी होती है। अभिव्यक्ति जो होती है वो अस्थायी होती है, ठीक है ना। अभिव्यक्ति बालक के मना स्थिति तथा व्यवहार से संबंधित होती है। जो स्थायी होती है, जो बातें बालक के मन में बैठ गई हैं, उससे बालक के मन में बैठ गई हैं, वह उसे व्यवहार में आ जाती हैं, जो काफ़ी समय तक संचरण करती हैं, ठीक है ना। तो ये अस्थायी होती हैं अभिव्यक्ति ना।
अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करेंगे, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। रेगुलर आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं। बाल विकास, मैथ्स, विज्ञान, ये सभी वीडियो आपको इस चैनल पे प्राप्त होने वाली हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति की प्रवृत्ति यह का सही क्रम क्या है? स्मृति की प्रवृत्ति का सही क्रम क्या है? कूटांकन, भंडारण, ध्यान के देना या प्रत्याय स्मरण? स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम मतलब स्मृति कैसे अपने अंदर बिठा पाएंगे आप? तो सबसे पहले बालक का जो कोई चीज़ सीख रहा है तो उसमें सबसे पहले उसको ध्यान देना अनिवार्य है। उसके बाद उसका कूटांकन मतलब उसका वो आकलन करेगा। उसके बाद वो अपने उसको दिमाग में बिठा भंडारण करेगा, और फिर लास्ट में उसका प्रत्यय स्मरण करेगा कि उसमें उसको कैसे दोबारा उसको अपन ला पा रहा वो ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।